प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने प्रारंभ किया है भारतीय संविधान की विशेषताएं, और आज भारतीय संविधान की विशेषताओं की ये दूसरी कक्षा है, सेकेंड क्लास है, यानी भाग 2 क्लास 2। और प्रथम भाग में हम लोगों ने संविधान की विशेषताओं के 4 हेडिंग देख लिए थे। 4 हेडिंग जो थे, जिसमें पहला हम लोगों ने देखा था विशाल और विस्तृत संविधान की बात की थी। दूसरा हेडिंग था लिखित संविधान, भारत के संविधान को लिखित संविधान के रूप में दूसरी विशेषता बताई गई थी। तीसरी विशेषता थी उद्देशिका की विशेष शब्दावली, संविधान की उद्देशिका की शब्दावलियों पर चर्चा की गई थी। और अगली विशेषता, चौथी विशेषता हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो नोट की थी वो थी संसदीय शासन प्रणाली। तो इन 4 हेडिंग्स को देखने के बाद अब हम लोग अगले बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें 5वां जो हेडिंग होगा वो होगा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए हम नंबरिंग कर देते हैं। 5वां मूल अधिकार, मूल अधिकार इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार भी कहा गया है, तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं, तो कोई भ्रम ना रहे, इसलिए मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 ये अनुच्छेद भी आपको ध्यान रखने हैं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। हमें बस यहां जानना है कि भारत के संविधान की विशेषता में एक मौलिक अधिकारों का होना है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ डाटा हम लोग नोट करेंगे। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही संविधान जो बहुत छोटा है, संविधान से लिया गया है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, और उस छोटे से संविधान से बड़ा सा मौलिक अधिकार लिया गया है। तो मौलिक अधिकार के खंड में हमें इन बातों को जानना है। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। यहां एक बात ध्यान रखना है कि मूल संविधान में 6 नहीं 7 मौलिक अधिकार थे। 6 नहीं 7 मौलिक अधिकार थे, और बाद में उसे जो है हटा करके उसके जगह पर मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई, एक उसमें से कम कर दिया है। तो 6 मौलिक अधिकार, हम लोग यहीं पर वो बात मेंशन कर दें कि मूल संविधान में, यहां से मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। तो इस बात को यहां स्पष्ट कर लिया जाए
7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 हैं। 7 मौलिक अधिकार थे और उनमें से कम करके, और उसे कम कब 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 किया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति एक जो अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 क में, अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार, विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। तो ये बात हमें यहां स्पष्ट कर ली गई कि मूल अधिकार इस समय 6 हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसमें मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार, जिसे संपत्ति का अधिकार कहते हैं, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया वहां से, भाग 3 से, और भाग 3 से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया। आज के डेट में यह अधिकार एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर अब एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। मूल अधिकारों की और क्या खास बात है, अगले पृष्ठ पर हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकार जो हैं यह राज्य के विरुद्ध जनता को देने की घोषणा की गई है। तो यह क्या है? राज्य की जो विधायी और कार्यपालिका शक्ति है उस पर निर्बंधन लगाते हैं। तो इनके बारे में क्या कि राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर निर्बंधन लगाते हैं। निर्बंधन लगाते हैं। निर्बंधन को क्या कहेंगे? रोक लगाते हैं। यानी मौलिक अधिकार की खास बात क्या है? मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त वे अधिकार हैं जिन पर राज्य को कुछ सीमा तक रोक लगाने का भी अधिकार नहीं। यानी राज्य से एक संरक्षण प्रदान किया गया है। अगर राज्य ऐसा करते हैं, अगर राज्य ने कोई विधि बनाई और वह विधि नागरिकों के मूल अधिकार को कम करती है या मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है, तो न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस विधि को निरस्त कर सकते। तो इसके मामले में और कह सकते हैं कि राज्य द्वारा बनाई गई मूल अधिकारों के प्रतिकूल
विधि विधि न्यायालय द्वारा निरस्त की जा सकती है। तो न्यायालय क्या कर सकते हैं? अगर राज्य ने, मतलब सरकार ने, अगर कोई ऐसी विधि बनाई जो मूल अधिकारों को कम करते हैं, मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, मूल अधिकारों को छीनते हैं, तो न्यायालय राज्य द्वारा बनाई गई उस विधि को शून्य घोषित कर सकती है, निरस्त कर सकती है। इस प्रकार न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। तो न्यायालय में कौन से न्यायालय? तो यहां स्पष्ट कर लें, सर्वोच्च न्यायालय और कौन सा न्यायालय? और उच्च न्यायालय। न्यायालय कौन से न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ये दोनों ही न्यायालय मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेंगे। मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से मूल अधिकारों का होना नागरिकों के पास एक गारंटी का होना है। इसलिए ये संविधान की खूबसूरती है। लेकिन यहीं पर एक और बात है, परंतु, एक बड़ा सा परंतु लिख लीजिए। परंतु ये ध्यान रहे कि मूल अधिकार अत्यंतिक नहीं हो सकते, एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। तो यहां हम करेंगे कि मूल अधिकार क्या नहीं हो सकते? अत्यंतिक नहीं हो सकते। मूल अधिकारों को हम अत्यंतिक नहीं कर सकते, मतलब कि मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। मूल अधिकार अत्यंतिक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट। ये इसकी इंग्लिश जरूर जानिए। तो मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कुछ नहीं होगा, मतलब कि ये अंतिम नहीं हो सकते। मूल अधिकारों को राज्य जो है लोकहित में कुछ कम कर सकते हैं। यानी कि हमें कहें कि लोकहित में मूल अधिकारों पर कुछ सीमा तक निर्बंधन लगाया जा सकता है, राज्य लगा सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से इसे बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि एक तरफ इसकी खूबसूरती देखिए कि एक तरफ नागरिकों को राज्य से रक्षा प्रदान की गई है मौलिक अधिकार देकर, तो दूसरी तरफ कहीं नागरिक इसको ये न मान लें कि हमारे अधिकार के आगे राज्य कुछ नहीं है। तो राज्य को भी अधिकार दिया गया कि कुछ सीमा तक राज्य लोकहित के विषय में व्यापक हित को देखते हुए एक व्यक्ति के अधिकार को कहीं कहीं न्यून कर सकते हैं, उस पर उचित निर्बंधन लगा सकते हैं। तो
इस प्रकार ये देख सकते हैं कि विधिक अधिकारों के रूप में अभी संपत्ति के अधिकार की बात की गई, और कुल मिला के ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं इसे हम लोग मौलिक अधिकार के खंड में देखेंगे। फिलहाल हमें ये जानना था कि हमारे संविधान की जो खास विशेषता है वो ये कि नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, जिन पर हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की। शेष चर्चा हम लोग इसे मौलिक अधिकार के खंड में उस चैप्टर में जाकर के करेंगे। तो विशेषताओं के क्रम में मौलिक अधिकार के बाद अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 5 हुआ था, छठा ले लेते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व हम लोग इसकी बात करें। इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंग्लिश लिख लेते हैं, इंग्लिश जानने की कोशिश करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाम से ही आपको पता है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, नीति निदेशक तत्व हैं, नीति निदेशक सिद्धांत हैं, जो राज्य के लिए निर्देशन का काम करेंगे कि राज्य नागरिकों के लिए कैसे कानून बनाएगा, किस प्रकार का कानून राज्यों पर वो नागरिकों पर लागू करेगा। उन कानूनों को बनाने के एक नीति निदेशक मार्ग के रूप में हैं। ये मार्ग दिखाएंगे, टॉर्च दिखाएंगे, एक रोशनी, इनकी रोशनी में ही कानून का निर्माण किया जाएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट हम इसे देखेंगे। ये संविधान की विशेषताओं में अगली विशेषता है। सबसे पहले यह संविधान के भाग 4 में, भाग 4 और इसका भी अनुच्छेद देख लें तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को रखा गया है। इसके बारे में जो अगली महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह खंड आयरलैंड के संविधान से आया, से लिया गया है। तो आपको ये बात याद रखना है कि नीति निदेशक तत्व कहां से आए हैं? आयरलैंड के संविधान से आए हैं। यह राज्यों को नीति निर्धारण के मार्गदर्शक सिद्धांत, ये क्या है? राज्यों के लिए क्या है ये? तो राज्यों के लिए नीति निर्धारण में, किस कार्य में? नीति निर्धारण में नीति निर्धारण में मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। क्या है ये? मार्गदर्शक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, कि कैसे, किन तरीके से, किन कारणों से ये पवित्र निर्धारक सिद्धांत दिए गए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। इससे जो है कल्याणकारी राज्य बनाए जाने की संभावना बनती है।
तो कल्याणकारी राज्य का निर्माण होगा। इनके माध्यम से क्या होना है? तो कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए निर्देशक हैं। तो किस रूप में ये कार्य कर रहे हैं? ये इस बात का निर्देश दे रहे हैं कि राज्य को कल्याणकारी राज्य का ढांचा तैयार करना चाहिए या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बने, ऐसे सपने को साकार करने की बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। इसलिए एक विद्वान ऑस्टिन ने इसे राज्य की आत्मा कहा। तो ये भी जान लें आप, ऑस्टिन ने इसे राज्य की आत्मा कहा है, राज्य की आत्मा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑस्टिन ने इसे राज्य की आत्मा कहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट को राज्य की आत्मा का दर्जा प्रदान किया है। अब ये इतने अच्छे हैं, संविधान में इनका होना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात यहां पर इसमें ऐसी शामिल है कि इन्हें न्यायालय से प्रवर्तनीय नहीं कराया जाता, यानी न्यायालय से प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इनको पाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। न्यायालय ऐसा करने के लिए राज्य को बाध्य नहीं कर सकते। तो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय बोले तो लागू, यानी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी लागू कराने लायक नहीं है। यानी न्यायालय अपने आदेश के माध्यम से, ध्यान रखें, कह सकती है, सलाह दे सकती है न्यायालय कि राज्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करें, लेकिन न्यायालय राज्य को बाध्य नहीं कर सकती और नागरिक न्यायालय नहीं जा सकते कि नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए जो प्रावधान हैं वो नागरिकों को दिए जाएं। तो यहां नीति निर्देशक तत्व कमजोर हो जाते हैं। अब उनका काम रह जा रहा है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, निर्देशक तत्व हैं, बाध्यकारी तत्व तो नहीं। इन सबके बावजूद एक और बात कि नीति निर्देशक तत्व, इसमें जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आया तो नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। इस बात को नोट कर लेते हैं हम लोग कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इन्हें मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। तो मूल अधिकारों के खंड में अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि राज्य को यह अधिकार है कि लोकहित के विषय में मूल अधिकारों पर युक्त
तर्कसंगत निर्बंधन लगा सकती है, रोक लगा सकती है, यानी नागरिक के मूल अधिकारों को थोड़ा कम कर सकती है अगर ज्यादा बड़े लोगों के मौलिक अधिकारों की बात है या लोकहित की बात है, जनहित की बात है। तो यही वो बात है कि मूल अधिकारों पर इनकी प्राथमिकता दी गई, अर्थात एक व्यक्ति के अधिकार पर व्यापक अधिकार को प्रधानता दी गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि संविधान की एक खूबसूरती, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का होना है। तो ये संविधान की अगली विशेषता। अब हम लोग जिस विशेषता की बात करेंगे वो होगा मूल कर्तव्य, नागरिकों के मूल कर्तव्य। तो आइए चलते हैं, 7वां होगा नागरिकों के मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सिटीजन्स के लिए, कह लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। अब तक मजा आ रहा था? क्या मजा आ रहा था? मौलिक अधिकार हैं, राज्य के अधिकारों पर कटौती हो रही है, राज्य नागरिकों के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते, इसके लिए नागरिक कोर्ट जा सकते हैं। तो अगली बात हम लोगों ने पढ़ी कि राज्य को एक ऐसे निर्देशक सिद्धांत प्राप्त हुए हैं कि राज्य नागरिकों के लिए कल्याणकारी राज्य बनाएगा। अब बारी आई है नागरिकों की। नागरिकों के भी तो कुछ कर्तव्य होते हैं। संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान में तो इसको शामिल नहीं किया था, परंतु इसे भी बाद में सम्मिलित किया गया और नागरिकों के कुछ कर्तव्य, कुछ मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य संविधान में आरोपित किए गए। तो हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं नागरिक के तौर पर। ये संविधान की एक खूबसूरती है कि संविधान में केवल अधिकारों की बात नहीं की गई है, नागरिकों के कर्तव्यों की भी बात की गई है और अधिकार और कर्तव्य दोनों का समन्वय बनाने की कोशिश की गई। तो आइए मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। ये भाग 4 में ही है, भाग 4 को। तो यहां क्या करेंगे, भाग 4 को अनुच्छेद 51 को। तो भाग 4 को अनुच्छेद 51 को में इसको रखा गया। यह रूस के संविधान से लिया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे भाग 4 क में रखा गया। तो इसके बारे में जान लें कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश या रिपोर्ट के आधार पर नागरिकों के लिए नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य
10 मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सम्मिलित किया गया। तो क्या देखा गया हम लोगों ने कि ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। 10 मौलिक कर्तव्य, और ये 10 मौलिक कर्तव्य वही 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसी के द्वारा इसमें सम्मिलित किया गया। यह रूस के संविधान से लिया गया था, इस बात को भी यहां मेंशन करना जरूरी है। तो यह रूस के संविधान से लिया गया। ये बात बहुत ध्यान रखना है कि संविधान के अंदर जो प्रावधान है, कौन से प्रावधान, कौन से अनुच्छेद, कौन से भाग, कौन सी बातें किस देश के संविधान से ली गई हैं, इस पर हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो यह रसिया के संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया। आपने इसे देखा, 10 मौलिक कर्तव्य। साथ ही बाकी वो 10 मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, उन कर्तव्यों को हम लोग पुनः मौलिक कर्तव्य वाले खंड में जाकर के देखेंगे। अभी हम लोग केवल संविधान की विशेषता पर बात कर रहे हैं, और यहाँ ये बता देना जरूरी है कि नागरिकों के लिए भी कुछ मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं, जो 10 हैं। मूल संविधान में बने इस समय तो 10 थे, 44वें संविधान संशोधन 1976 में 10 सम्मिलित किए गए, बाद में 11 हो गया, तो उसे भी देखेंगे। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इस अधिनियम में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और वो मौलिक कर्तव्य क्या थे? मौलिक कर्तव्य थे कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता और अभिभावक का एक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य है कि वे उनकी प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन उन्हें जरूर दिलाएं। ये उनका मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया। तो इस बात को भी हमें यहां मेंशन करना है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? यहीं पर इसको मेंशन कर देते हैं कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को प्रारंभिक छह से 14 उम्र तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना, प्रारंभिक शिक्षा दिलाना माता पिता तथा अभिभावक
माता पिता तथा अभिभावक का कर्तव्य। तो आपने देखा कि मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा उनके माता पिता या फिर उनके अभिभावक जो भी हों, वे उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दिलाएं, ऐसा करना उनका मौलिक कर्तव्य बनाया गया। और इस तरह से आज हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य मौजूद हैं। हालांकि आगे आप मूल अधिकारों के खंड में पढ़ेंगे कि जहां ये बच्चों के लिए माता पिता के प्रति माता पिता का अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है, वही मूल अधिकारों के खंड में चल के देखेंगे तो ये बच्चों का मूल अधिकार हो जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। अगर उनके माता पिता या अभिभावक उनको शिक्षा नहीं दिलाते तो बच्चे इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, उनके माता पिता को जेल भी हो सकती है। तो ये मौलिक अधिकारों के खंड में मिलेगा। अभी तो हम लोगों ने इतना देखा कि इस तरह से संरक्षक के लिए माता पिता के लिए भी एक कर्तव्य और आरोपित किए गए बच्चों के प्रति। इस तरह से हमारे संविधान में केवल मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि मौलिक अधिकार भी हैं, और मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। बिना कर्तव्यों के अधिकार बेमानी है, इसलिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर एक सुंदर संतुलन स्थापित किया गया। ये संविधान की एक सुंदर विशेषता है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने 3 विशेषताओं पर चर्चा की। फटाफट उनको देख लेते हैं, थोड़े में रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर वो 3 विशेषताएं क्या क्या हैं। तो हम लोगों ने शुरुआत किया था आज की कक्षा को मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट्स से। मौलिक अधिकारों की बात करते हुए हम लोगों ने बात शुरू की थी। तो हमारे संविधान की अगली जो विशेषता है वो मौलिक अधिकारों का होना है। मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक संविधान में है। ये जो मूल अधिकार हैं ये क्या हैं? सबसे पहले तो ये कहां से लिए गए? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार हैं क्या? ये संविधान में 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान के अंदर, अभी हमारे कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार को संविधान में यहां दिया गया, 7 मौलिक अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसमें संपत्ति का अधिकार जो था इसे भाग 3 से निकाल दिया गया, क्योंकि भाग 3 मौलिक अधिकारों का खंड है। भाग 3 से निकाल करके इसे अनुच्छेद 300 में रखा गया और वहां पर ये विधिक अधिकार के रूप में, यानी आज की तिथि में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार। तो आज की तिथि में कुल कितने मौलिक अधिकार हमारे पास हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हैं क्या, इस पर हम लोगों ने बात की कि मौलिक अधिकार जो है वो राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर निर्बंधन लगाते हैं। निर्बंधन मतलब कि राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती, उनका अतिक्रमण नहीं कर सकती। अर्थात राज्य के ऊपर एक अंकुश है, या आप नागरिकों के अधिकार नहीं ले सकते।
राज्य द्वारा जो बनाए गए, अगर ऐसे कोई कानून बन भी गया राज्य के द्वारा, और अगर वो कानून मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, मूल अधिकारों को कम करते हैं, तो न्यायालय क्या करेंगे? राज्य द्वारा निर्मित उस कानून को निरस्त कर देंगे, शून्य घोषित कर देंगे। न्यायालय इस तरह से देखा जाए तो हमारी न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों न्यायालय मूल अधिकारों के संरक्षक हैं। ये मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि मूल अधिकार सर्वोपरि नहीं है, अब्सोल्यूट नहीं है, अत्यांतिक नहीं है। इनको भी कुछ सीमा तक इन पर भी रोक लगाई जा सकती है। कब? जब लोकहित की बात आ जाएगी। तो लोकहित के विषय पर व्यापक जनता की हित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों के अधिकारों को भी कुछ सीमा तक सीमित किया जा सकता है। और ऐसा जैसे जैसे आगे आप संविधान को पढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि ऐसे कई स्थान आएंगे, कई विषय आएंगे जहां मौलिक अधिकारों को भी कम किया जाए। तो हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता में एक विशेषता हम लोगों ने देखा, मौलिक अधिकारों का होना नागरिकों के लिए, यानी ये नागरिकों के लिए गारंटी है। और गारंटी होना कितनी अच्छी बात है कि हम किसी भी चीज में जब गारंटी पा जाते हैं तो कितना सिक्योर, कितना सेफ, कितना सुरक्षित महसूस करते। इसके बाद संविधान की विशेषता में अगला बिंदु हम लोगों ने लिया छठा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहते हैं। स्टेट पॉलिसी बनाने में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का काम है कि कैसी नीति बनेगी, उस नीति को बनाने के ये मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, ये मार्गदर्शक हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बिंदुवार इन्हें भी देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले ये संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। यह आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया है। ये बात आपको खूब ध्यान रखना है कि कौन सा विषय किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्य के लिए नीति निर्धारण जो भी होगा उसके ये मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये एक ऐसे पवित्र मार्गदर्शी हैं जो राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा जो है उसको साकार करने का कार्य है। कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए ये निर्देशक सिद्धांत आवश्यक है। इसीलिए ऑस्टिन ने इन्हें राज्य की आत्मा कहा है। ये बात कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हें राज्य की आत्मा कहा है। देखिएगा आत्मा पर कई बार प्रश्न हो रहे हैं, तो आत्मा को ध्यान रखिएगा कि कब किस चीज को कहीं संविधान की आत्मा तो कहीं राज्य की आत्मा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में एक बात और है जो इसको रोक लगाती है, वो ये है कि न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय इन्हें लागू नहीं करा सकती। जैसा कि मूल अधिकारों के खंड में था कि न्यायालय क्या करेगा, मूल अधिकार दिलाएंगे। न्यायालय मूल अधिकारों के संरक्षक है, लेकिन यहां न्यायालय ऐसा नहीं कर सकते। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में एक काम किया गया कि मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता प्रदान की गई। अर्थात वही बात कि मूल अधिकारों को व्यापक हित में सीमित किया जा सकता है। अर्थात अगर व्यापक हित की बात आएगी तो वहां पर मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा जाएगा। तो इस विशेषता के पश्चात अगली विशेषता हम लोगों ने लिया था 7वां,
नागरिकों के मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, अधिकारों की बात हो रही थी। मजा आ रहा था, बड़ा अधिकार है, लेकिन कर्तव्य के बिना अधिकार बेमानी है, जैसा कि गांधी जी ने कहा था। तो कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है, और इसलिए मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में इन फंडामेंटल ड्यूटीज को, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया। ये भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में इन्हें रखा गया है। हर एक बिंदु से प्रश्न रहे हैं, तो भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य बनाए गए, और इन मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सम्मिलित किया गया। तो 3 बातें, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जब इन्हें सम्मिलित किया गया तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इन्हें सम्मिलित किया गया। यह रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये 10 मौलिक कर्तव्य कहां से हैं? रूस के संविधान से लिए गए। पहले 10 मौलिक कर्तव्य लिए गए, आज के डेट में 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां कहां से आया? 11वां 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वां संविधान संशोधन करके 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य भी क्या है उसे जान लें कि 11वां मौलिक कर्तव्य वह कर्तव्य है, माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दिलाएंगे। ये माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य निर्धारित किया गया, और यही 11वां मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हुए? 11। कितने? 11। और 11 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करते हुए आज के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के खंड में इसे हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे कि वे 11 मौलिक कर्तव्य क्या हैं। फिलहाल संविधान की विशेषताएं ये कक्षा आगे भी जारी रहेगी। अभी हम लोगों ने 7 बिंदुओं पर बात की, अब अगले बिंदु पर अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।